नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टीजीटी, पीजीटी, नीट, बायोलॉजी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल अफेक्ट्स। एल्कोहल का पीना प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन सेरिब्रम, दूसरा ऑप्शन सेरिबेलम, तीसरा ऑप्शन मेडुला ऑब्लांगाटा और चौथा ऑप्शन यानी डी वाला जो ऑप्शन है डाइनसेफलान। ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल अफेक्ट्स यानी एल्कोहल का पीना प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम यह बैलेंसिंग का काम करता है और जब व्यक्ति ड्रिंकिंग कर लेता है यानी अल्कोहल को पी लेता है तो उसका बैलेंसिंग जो है गड़बड़ हो जाता है, इसलिए वह झूमते हुए चलता है। तो ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल अफेक्ट्स सेरिबेलम। किसको प्रभावित करता है? सेरिबेलम को प्रभावित करता है। एल्कोहल का पीना प्रभावित करता है किसे? सेरिबेलम को। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। सिस्टम कंट्रोल द इनवॉल्युंटरी एक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स इज। अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है। अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन सेरिब्रो स्पाइनल, दूसरा ऑप्शन पैरासिम्पैथेटिक, तीसरा ऑप्शन ऑटोनॉमिक और चौथा यानी डी वाला ऑप्शन है पेरीफेरल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सिस्टम कंट्रोलिंग द इनवॉल्युंटरी एक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है यह कंट्रोल करता है अनैच्छिक क्रियाओं का। अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ANS अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स इन एमनियोट्स। नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स इन एमनियोट्स। एमनियोट में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या है। पहला ऑप्शन 8 पेयर्स, दूसरा ऑप्शन 9 पेयर्स, तीसरा ऑप्शन 10 पेयर्स और चौथा ऑप्शन 12 पेयर्स। पहला ऑप्शन 8 पेयर्स, दूसरा ऑप्शन 9 पेयर्स, तीसरा ऑप्शन 10 पेयर्स और चौथा ऑप्शन 12 पेयर्स। नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व इन एमनियोट्स। एमनियोट में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले ये जान लें कि एमनियोट में आते कौन हैं। तो एमनियोट्स में आते हैं, कौन आते हैं? RBM यानी रेप्टाइल, बर्ड और मैमल इसके अंतर्गत आते हैं। रेप्टाइल, बर्ड और मैमल एमनियोट्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें कपाल तंत्रिकाओं यानी क्रैनियल नर्व्स की जो संख्या होती है वह 12 जोड़ी यानी 24 होती है। कितने होती है? 12 पेयर्स यानी 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं एमनियोट्स। एमनियोट्स की बात करें तो रेप्टाइल, बर्ड और मैमल इसके अंतर्गत आते हैं। सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी एमनियोट के अंतर्गत आते हैं। इसमें कपाल तंत्रिकाओं यानी क्रैनियल नर्व्स की जो संख्या होती है वह 12 होती है। कितना होती है? 12 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व फाउंड इन फ्रॉग। नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व फाउंड इन फ्रॉग यानी मेढक में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन
10, तीसरा ऑप्शन 20 और चौथा ऑप्शन 30। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? मेढक में जो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है वह होती है 20 यानी 10 पेयर्स। कितना होती है? नंबर ऑफ 20। अगर पेयर में बात करें तो कितने पेयर होती है? 10 पेयर होती है। 10 पेयर होती है। किस में होती है? मेढक में कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वह होती है 10 पेयर्स। 10 पेयर्स या संख्या में बात करें तो कितना होती है? 20 इसकी संख्या होती है। नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व फाउंड इन फ्रॉग इज 20 यानी 10। अगर पेयर में बात करें तो 10 पेयर्स होगा। मेढक एन एमनियोट्स के अंतर्गत आता है, जबकि हमने बताया कि एमनियोट्स में यानी आरबीएम रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में जो क्रैनियल नर्व की संख्या होती है वह होती है 24 यानी 12 जोड़ी, जबकि एन एमनियोट यानी मेढक में जो क्रैनियल नर्व की संख्या होती है वह 20 यानी 10 पेयर होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 5। Which of the following is called emotional brain? Which of the following is called emotional brain? निम्न में किसे भावात्मक मस्तिष्क कहा जाता है? पहला ऑप्शन आरएएस, दूसरा ऑप्शन सेरिबेलम, तीसरा ऑप्शन लिम्बिक लोब और चौथा ऑप्शन कार्पस कैलोसम। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? निम्न में किसे भावात्मक मस्तिष्क कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमोशनल ब्रेन? तो इमोशनल ब्रेन कहा जाता है लिम्बिक लोब को। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। लिम्बिक लोब को क्या कहा जाता है? इमोशनल ब्रेन कहा जाता है। मस्तिष्क के डायनसेफलान व सेरिब्रम के कुछ भाग मिलकर लिम्बिक लोब का निर्माण करते हैं। इसे प्रायः भावात्मक मस्तिष्क यानी इमोशनल ब्रेन कहते हैं, क्योंकि यह भावात्मक व्यवहार जैसे खुशी, दुख, डर इत्यादि को नियंत्रित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 6। द जंक्शन ऑफ एन एक्सॉन एंड डेंड्राइड इज कॉल्ड एज? एक्सॉन तथा डेंड्राइट की संधि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन रिले, दूसरा ऑप्शन सिनेप्स, तीसरा ऑप्शन कंडक्शन जोन, चौथा ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन है साइटोन। द जंक्शन ऑफ एन एक्सॉन एंड डेंड्राइट इज कॉल्ड एज सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स वह संरचना है जहां पर एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन से मिलता है। सिनेप्स वह संरचना है जहां पर एक न्यूरॉन का एक्सॉन तथा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन से मिलता है, उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। द जंक्शन ऑफ एन एक्सॉन एंड डेंड्राइट इज कॉल्ड एज सिनेप्स। एक्सॉन तथा डेंड्राइट की संधि को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 7। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज इंजर्ड इफ द मेमोरी ऑफ मैन वीकनेस? निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है? ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज इंजर्ड द मेमोरी ऑफ मैन वीकेंस? निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने पर मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह सेरिब्रम है। सेरिब्रम मस्तिष्क का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मस्तिष्क का यह भाग विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे संचेतन, संवेदनाओं, इच्छा शक्ति, स्मृति, वाणी, चिंतन आदि का केंद्र इसी में होता है। निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने पर मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है? तो सेरिब्रम इसका सही आंसर होगा।
देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। दी हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाई। हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है। पहला ऑप्शन पेस मेकर, ऑप्शन संख्या बी वैगस नर्व, ऑप्शन सी सिंपैथेटिक नर्व, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। कौन सा आंसर सही होगा? हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है। दी हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाई पेसमेकर, वैगस नर्व, सिंपैथेटिक नर्व। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑल ऑफ दी एबव आंसर सही होगा। इसमें जो तीनों ऑप्शन हैं सभी सही हैं। ऑल ऑफ दी एबव आंसर इसमें सही आंसर होगा। हृदय स्पंदन का आरंभ पेसमेकर या यस से नोट करता है, परंतु इसके नियंत्रण में तंत्रिकाओं का योगदान होता है। वैगस नर्व, सिंपैथेटिक नर्व और पेसमेकर ये सब क्या करते हैं? हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं, हार्ट बीट को नियंत्रित करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। हंगर सेंटर इज लोकेटेड इन। हंगर सेंटर इज लोकेटेड इन। भूख का केंद्र स्थित होता है। ऑप्शन संख्या ए मेडुला, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी सेरिबेलम। भूख का केंद्र स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है? हाइपोथैलेमस। भूख का जो केंद्र होता है वह हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान का नियंत्रण केंद्र होता है। भूख व प्यास का भी नियंत्रण यहीं पे होता है। भूख और प्यास का नियंत्रण कहाँ पे होता है? वह हाइपोथैलेमस में होता है। इसके अलावा ताप का नियंत्रण केंद्र होता है। प्यास का नियंत्रण केंद्र भी यहीं पे हाइपोथैलेमस में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 10। हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाई। हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाई। श्रवण नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन टेम्पोरल लोब, दूसरा ऑप्शन सेरिब्रम, तीसरा ऑप्शन हाइपोथैलेमस, चौथा ऑप्शन पेराइटल लोब। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाई। हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाई टेम्पोरल लोब। कहाँ से नियंत्रित होता है? यानी श्रवण का नियंत्रण होता है टेम्पोरल लोब में। कहाँ पे होता है? टेम्पोरल लोब में श्रवण का नियंत्रण केंद्र होता है। अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग में कई पिंड होते हैं। इनमें 4 मुख्य हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल तथा ऑक्सीपिटल। इसमें टेम्पोरल लोब श्रवण, भाषा, गंध, याददाश्त तथा भावनाओं का नियंत्रण करता है। हियरिंग इज कंट्रोल्ड बाय टेम्पोरल लोब। श्रवण के अलावा भाषा, गंध, याददाश्त तथा भावनाओं का नियंत्रण भी टेम्पोरल लोब में होता है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 11। मेसनर्स प्लेक्सेस फाउंड इन। मेसनर्स प्लेक्सेस पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दूसरा ऑप्शन लीवर, तीसरा ऑप्शन किडनी, चौथा ऑप्शन हार्ट। कौन सा आंसर सही होगा? मेसनर्स प्लेक्सेस इज फाउंड इन ऑप्शन संख्या ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसका सही आंसर होगा। मेसनर प्लेक्सेस जठर आंतरिक मार्ग की दीवारों में पाए जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मेसनर प्लेक्सेस पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ए होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मेसनर प्लेक्सेस फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मेसनर प्लेक्सेस जठर आंतरिक मार्ग की दीवारों में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो कि इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न होगा। कार्पस कैलोसम कनेक्ट्स। कार्पस कैलोसम जोड़ता है, किसे जोड़ता है? पहला ऑप्शन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा ऑप्शन डाइनसेफ्लॉन एंड मिड ब्रेन, तीसरा ऑप्शन पोन्स एंड मेडुला, चौथा ऑप्शन मेडुला एंड स्पाइनल कार्ड। तो किसे किसे कार्पस कैलोसम जोड़ता है? तो कार्पस कैलोसम जोड़ता है
किसे जोड़ता है? टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कार्पस कैलोसम जोड़ता है। किसे जोड़ता है? कार्पस कैलोसम क्या करता है? कार्पस कैलोसम टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। यानी दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कौन जोड़ता है? कार्पस कैलोसम का काम होता है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ना। जिस तरह से फिगर में दिख रहा है, यह सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, यह भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कौन जोड़ रहा है? कार्पस कैलोसम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। कार्पस कैलोसम कनेक्ट्स टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ऑप्शन संख्या ए इसका सही आंसर होगा। कार्पस कैलोसम जोड़ता है दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को, यानी टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है। आशा है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी करना 24 को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।